Hello students, this is the seventh video in chapter periodic table and periodic properties। तो बच्चों इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर का जो कि पूरी की पूरी केमिस्ट्री में फिजिकल प्रॉपर्टीज को समझाने के लिए यूज होगा। उसमें भी स्पेशली आप जब एसिडिटी समझाएंगे, बेसिसिटी समझाएंगे, रिड्यूसिंग नेचर, ऑक्सीडाइजिंग नेचर, यानी कहीं भी इलेक्ट्रॉन के रिलीज होने का नेचर आप समझाना चाहते हो तो आपको इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आयोनाइजेशन एनर्जी या आयोनाइजेशन पोटेंशियल भी इसको हम कहते हैं की जरूरत पड़ेगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी। तो बच्चों आपको ये ध्यान देना है कि लेट्स मान लो ये एटम, अब एटम से मैं इलेक्ट्रॉन को निकालना चाहता हूं तो आप खुद बोलो क्या होगा। बोले इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, प्लेन से निकल आएगा? बोले ना, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियर अट्रैक्शन से बाइंड अप है, न्यूक्लियर फोर्स से वो अटैच्ड है, यानी न्यूक्लियस के साथ उसका एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है और वहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स या न्यूक्लियर फोर्स लग रहा है। हाँ, एट सेम टाइम इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन भी लग रहा है जिसको हम शील्डिंग इफेक्ट कहते हैं, लेकिन यहाँ पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का इम्पैक्ट ज्यादा है, इस कारण से इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से बाइंड अप है। अब मैं कहता हूं कि इलेक्ट्रॉन को निकालना है तो इसमें आप थर्मोडायनेमिकली सोचिए कि आपको वर्क करना होगा, इलेक्ट्रॉन निकालना यानी एनर्जी को क्या करना पड़ेगा, एनर्जी यहाँ पर क्या करेंगे आप, लॉस होगी, है ना। तो उस अट्रैक्शन को फोर्स को तोड़ना कर पड़ेगा और उस अट्रैक्शन फोर्स को ब्रेक करने के लिए, ओवरकम करने के लिए आप एक एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करेंगे एंड दिस अमाउंट ऑफ एनर्जी इज नोन एज आयोनाइजेशन एनर्जी। मींस दैट द फर्स्ट कंडीशन इज द एटम इज आइसोलेटेड, यानी हम फ्री एक एटम के लिए डिस्कस कर रहे हैं। सेकंड, हमको इलेक्ट्रॉन निकालना है। थर्ड, एनर्जी प्रोवाइड करना है फॉर व्हाई, टू ब्रेक और ओवरकम द न्यूक्लियर अट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो आप इन शब्दों को संयोजित कर लो, इंटीग्रेट कर लो और आप एक डेफिनेशन क्रिएट कर लो। तो आप क्या बोलोगे, आप कि आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है? तो बोलोगे इट इज द अमाउंट ऑफ टोटल एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू रिलीज द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट सेल ऑफ एनी आइसोलेटेड गैसियस एटम। आइसोलेट होगा तो फ्री होगा, और जब फ्री होगा तो उसको हम गैसियस एटम कंसीडर करके चलते हैं। तो बहुत ध्यान से सुनिए, क्या आपने कहा कि किसी आइसोलेटेड गैसियस एटम के आउटर मोस्ट सेल से इलेक्ट्रॉन को रिलीज कराने में जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइड की जाती है, यूज होती है न्यूक्लियर अट्रैक्शन को ब्रेक करने के लिए, उसी को हम कहते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। It is also termed as ionization potential in presence of electric field, but in general we can say that the ionization energy is the ionization potential. Okay भाई, अब आपको ये क्लियर हो गया तो आप डेफिनेशन बना सकते हो कि आपसे कोई बोलेगा आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है, तो आप बोलोगे इट इज द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिलीज द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट सेल ऑफ एनी आइसोलेटेड गैसियस एटम and the amount of energy is used in for purpose. You can say that the providing energy is used to overcome the nuclear attraction between the electron and nucleus. तो क्लियर बच्चों? तो आप यहाँ तक ये समझ गए कि मैंने ये कहा कि कोई एक एटम है, उसके आउटर मोस्ट सेल से मुझे ये इलेक्ट्रॉन को रिलीज आउट कराना है और इस इलेक्ट्रॉन को रिलीज आउट कराने में इस फोर्स को मेरे को ब्रेक करना पड़ेगा। तो इस फोर्स को ब्रेक करने के लिए जितनी एनर्जी का यूज हो रहा है उसी अमाउंट ऑफ एनर्जी को मैं कहूंगा क्या, आयोनाइजेशन एनर्जी। तो आप जब डेफिनेशन क्लियर रखोगे तो आप फैक्टर समझ पाओगे। आपके दिमाग में आयोनाइजेशन एनर्जी पढ़ते समय ये आ गया कि हाँ यार, ये मेरे को इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच का जो अट्रैक्शन है ना, उसको ब्रेक करने की एनर्जी है। यानी अट्रैक्शन तगड़ा तो खर्चा ज्यादा, एनर्जी ज्यादा लगेगी, और अगर अट्रैक्शन वीक तो एनर्जी भी कम लगेगी। अब ये अट्रैक्शन कब स्ट्रांग होगा, कब वीक होगा, ये सब फैक्टर्स होंगे। तो इन फैक्टर्स को हम डिस्कस करते हैं। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग द आयोनाइजेशन एनर्जी और आयोनाइजेशन पोटेंशियल, ये आपको बहुत सीरियसली सीखना है
कि किसी भी एटम की आयोनाइजेशन एनर्जी और आयोनाइजेशन पोटेंशियल को कौन से फैक्टर इम्पैक्ट करते हैं। तो सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट फैक्टर बच्चों, जो मैंने कहा कि किसी भी प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करना है आपको, तो उसकी आपको साइज यानी एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक साइज इज द मोस्ट फंडामेंटल फैक्टर विच अफेक्ट ऑल द फिजिकल प्रॉपर्टीज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। देयरफॉर यू ऑलवेज कंसर्न अबाउट द एटॉमिक साइज एंड इट्स पीरियोडिसिटी। तो लेट्स डिस्कस अबाउट द फैक्टर्स अफेक्टिंग द आयोनाइजेशन एनर्जी। द फर्स्ट फैक्टर इज एटॉमिक साइज। अब आप पहले बहुत ज्यादा साइंटिफिक नहीं, पहले आप एक ऑर्डिनरी सोच, ऑर्डिनरी थिंकिंग लाइए और सोचिए क्या होगा। आप सोचिए कि अगर कोई एक एटम छोटा है तो क्या होगा, और एक एटम बड़ा है तो क्या होगा। तो आप बोलोगे एक एटम छोटा है और एक एटम बड़ा है। अब छोटे से एटम से इलेक्ट्रॉन निकालना है और बड़े से एटम से इलेक्ट्रॉन निकालना है। यहाँ पर आप देख रहे हो रेडियस कम है, यहाँ पर रेडियस ज्यादा है। तो आप बोलोगे कि यार जहाँ पर स्मॉल साइज ऑफ एटम होगा वहाँ पे रेडियस कम होगी। आप जानते हो फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है यहाँ पर। तो जब रेडियस कम होगी तो फोर्स तगड़ा होगा, फोर्स स्ट्रांग होगा तो एनर्जी क्या करोगे, कम दोगे कि ज़्यादा। एज यूजुअल आपको एनर्जी का खर्च ज़्यादा होगा, यानी प्रोवाइडिंग एनर्जी ज़्यादा होगी। तो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड इज आयोनाइजेशन एनर्जी। तो आप बोलोगे स्मॉल साइज होगा तो न्यूक्लियर अट्रैक्शन ज़्यादा होगा। इस न्यूक्लियर अट्रैक्शन को ब्रेक करने के लिए मुझे एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करना होगा, यानी आयोनाइजेशन एनर्जी तब ज़्यादा होती है जब साइज छोटा होता है। यानी आपने रूल बना लिया क्या कि आयोनाइजेशन एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज, यानी जितना छोटा साइज उतना ज़्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी। क्लियर। इसी के कॉन्ट्रास्ट में आप बोलोगे जब एटम बड़ा होगा तो उसी का अपोजिट कि भाई एटम बड़ा होगा तो उसका जो न्यूक्लियर अट्रैक्शन होगा वो क्या होगा। तो बोलोगे यार एटम बड़ा होगा तो उसकी रेडियस बड़ी होगी, रेडियस बड़ी होगी तो फोर्स वीक होगा, फोर्स रिलेटिवली जब वीक होगा तो प्रोवाइडिंग एनर्जी, जो अमाउंट ऑफ एनर्जी यूज हो रही है वो भी कंपैरेटिवली कम होगी। क्लियर बच्चों। अब आप साइज के हिसाब से आयोनाइजेशन एनर्जी तो क्लियर हो गया, लेकिन आपकी जो बुक्स हैं और आपके स्कूल में जो टीचर होते हैं वो ज़्यादातर जो किताब में टर्म लिखी हुई है, बुक में जो टर्म लिखी है उसका यूज़ करते हैं। और वो टर्म कौन सी है जो मैंने प्रीवियस वीडियो में सिखाया आपको, एक है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और एक है शील्डिंग इफेक्ट। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और शील्डिंग इफेक्ट को आपने पूरा देखा समझा। फिर भी अगर मैं बोलूँ शील्डिंग इफेक्ट क्या है तो आप बोलते हैं न्यूक्लियर एक अट्रैक्शन होता है और एक इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन होता है। द इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन इज शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट कॉजेज एक्सपेंशन इन साइज, यानी शील्डिंग इफेक्ट और इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन के, तो आपको ये क्लियर है कि शील्डिंग इफेक्ट जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन और इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सपेंशन है। एक्सपेंशन जितना हो जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज है, उतना ज्यादा साइज होगा। साइज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू की जगह डायरेक्टली की जगह इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयोनाइजेशन एनर्जी, यानी शील्डिंग इफेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू रिपल्सन, यानी जितना ज्यादा शील्डिंग इफेक्ट होगा उतना ज्यादा इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन होगा, जितना ज्यादा रिपल्सन होगा उतना ज्यादा एक्सपेंशन होगा, जितना ज्यादा एक्सपेंशन होगा उतना बड़ा साइज होगा, और जितना बड़ा साइज होगा उतना वीक फोर्स होगा, और जितना वीक फोर्स होगा उतना ही एनर्जी का डिमांड कम होगी टू ओवरकम द फोर्स, यानी आयोनाइजेशन एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू शील्डिंग इफेक्ट। क्लियर बच्चे। इसी को अगर मैं बोलूं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जेड इफेक्टिव, तो आप बोलते हो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है न्यूक्लियर अट्रैक्शन के। जितना ज्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा उतना ज्यादा न्यूक्लियर अट्रैक्शन होगा, जितना ज्यादा न्यूक्लियर अट्रैक्शन होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्ट्रैक्शन, साइज में उतना ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन है। साइज में जितना ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन आएगा, कॉमन सेंस है, साइज उतना कम होगा, यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। और अगर साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयोनाइजेशन एनर्जी, यानी आपका लॉजिक डेवलप हुआ कि आयोनाइजेशन एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज है।
इसका मतलब है कि आयोनाइजेशन जो एनर्जी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। जितना ज्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा साइज उतना क्या होगा, छोटा होगा, और जितना छोटा साइज होगा उतनी ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी होगी। जितना ज्यादा शील्डिंग इफेक्ट होगा उतनी बड़ी साइज होगी, जितना ज्यादा साइज होगा उतना कम आयोनाइजेशन एनर्जी होगी। ये चीजों को आप रट नहीं सकते हो, एकदम क्रिस्टल क्लियर कंक्लूजन बना के चलिए। आप शील्डिंग इफेक्ट क्या है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या है, दोनों का मतलब समझिए। समझने के लिए ऑर्डिनरी लैंग्वेज में समझने की कोशिश कीजिए। कॉन्ट्रैक्शन, एक्सपेंशन, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन, न्यूक्लियर अट्रैक्शन, इस तरह के शब्दों से समझिए और फिर उसको आप बोलिए कि इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन का मतलब शील्डिंग इफेक्ट होता है और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का मतलब न्यूक्लियर अट्रैक्शन होता है। क्लियर बच्चों? तो आपको पहला फैक्टर समझ में आया साइज का, यानी अगर साइज छोटा है तो अट्रैक्शन ज्यादा है, और अट्रैक्शन ज्यादा है तो स्वाभाविक बात है आयोनाइजेशन एनर्जी जो होगी वो ज्यादा होगी। और अगर साइज बड़ा है तो अट्रैक्शन वीक है, अट्रैक्शन वीक है तो नो डाउट आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू कम। क्लियर? चलिए दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर जिसको आपको बहुत सीरियसली ध्यान देना है। तो पहला फैक्टर में ये तो क्लियर हो गया कि साइज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयोनाइजेशन एनर्जी है, और आपको मालूम है कि साइज लेफ्ट से राइट इन अ पीरियड डिक्रीज होता है अप टू हैलोजन इनर्ट गैसेस में वैन डर वाल रेडियस एक्सेप्शनली सबसे ज्यादा बड़ा साइज होता है, ऊपर से नीचे साइज बढ़ता है, देयर इज नो एक्सेप्शन। यानी इस कंसेप्ट का यूज हम आगे करेंगे जब हम इसका पीरियोडिसिटी बनाएंगे। चलिए सेकंड फैक्टर इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, OMEC, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बच्चों अब इतने दिनों में आपको ये तो क्लियर हो गया है कि कॉन्फ़िगरेशन को हम तीन कैटेगरी में बांट लेते हैं। एक को हाफ फील्ड बोलते हैं, एक को फुल फील्ड बोलते हैं, और रेस्ट ऑफ जितने बचते हैं सबको पार्शियल फील्ड बोलते हैं। एस ब्लॉक में S1, एस में आप मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हो, तो S1 इज हाफ फील्ड, S2 इज फुल फील्ड। P ब्लॉक में P1, P2 are partial filled, but P3 is half filled. P4, P5 are partial filled, but P6 is full filled. आपको ये भी मालूम है कि हाफ फील्ड OMEC आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और फुल फील्ड OMEC आर रिलेटिवली मच मोर स्टेबल देन द पार्शियल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन। यानी स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्फ़िगरेशन भी आपको क्लियर है कि फुल फील्ड आर मोस्ट स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, half filled R is the stable configuration, then the partial filled configuration. अब आप सोचिए, दिमाग लगाइए कि अगर कोई चीज स्टेबल है इसका मतलब उसमें एनर्जी बैलेंस्ड इक्विलिब्रियम में है। अब आप उसकी स्टेबिलिटी को ब्रेक करना चाहते हो, आप उससे इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हो, तो इस इलेक्ट्रॉन निकालने के कारण क्या होगा, वो अनस्टेबल हो जाएगा। अब अनस्टेबल हो जाएगा तो स्वाभाविक बात है उसकी स्टेबिलिटी को ब्रेक करने के लिए आपको एक्स्ट्रा एनर्जी तो लगेगी, नो डाउट। यानी ये दिमाग में रख लीजिए कि अगर कहीं हाफ फील्ड आया तो उसका इलेक्ट्रो आयोनाइजेशन एनर्जी एक्सेप्शनली ज्यादा होगा एज कंपेरिजन टू एडजेसेंट नेबर एलिमेंट्स। आगे पीछे जो एलिमेंट्स होंगे उनसे ही तुलना करनी है। ये नहीं कि तुलना आप 5 की 1 से कर रहे हो, 5 का कंपेरिजन आप या तो 4 से करोगे या तो 6 से करोगे, एडजेसेंट फैमिली जो होगी वो। और जो फुल फील्ड होगा वो तो नो डाउट मोस्ट स्टेबल होगा। क्लियर है बच्चों? तो ये आप दिमाग में बैठा के चलिए कि एलिमेंट विच हैव हाफ फील्ड और फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर रिलेटिवली मोर स्टेबल ड्यू टू एक्सचेंज एनर्जी एंड लॉ ऑफ सिमेट्री। Therefore, when the electron released from such elements which have half filled or full filled OMEC, then the extra higher amount of energy is required. Therefore, such element always show exceptional higher value of ionization energy or ionization potential. Clear बच्चों? Then partial filled elements. ठीक है? ये दूसरा फैक्टर। इस दूसरे फैक्टर का बहुत ज्यादा यूज होने वाला है। तीसरे फैक्टर पे बात करें। तीसरा फैक्टर होता है पोजीशन ऑफ सब सेल, और पोजीशन ऑफ सब सेल को हम बोलते हैं पेनिट्रेशन। पेनिट्रेशन ये न्यूक्लियस है बच्चों। आप जानते हो न्यूक्लियस के
बाद सबसे पहले कौन सा सबसेल आता है, s ऑर्बिटल या f सबसेल, फिर p आता है, फिर d आता है और फिर f आता है। एक n+l रूल से या पाउ प्रिंसिपल से भी आप जानते हैं। अब आपको इलेक्ट्रॉन निकालना है। पेनिट्रेशन का मतलब ये f सबसेल में अगर किसी में होगा तो मैं इलेक्ट्रॉन निकालूंगा, तो आप इसको ऑर्डिनरी सोचिए, ये इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। यानी f सबसेल का पेनिट्रेशन सबसे कम है, बहुत इजीली इलेक्ट्रॉन निकलता है। यानी f सबसेल का आयनाइजेशन एनर्जी d, p और s से तो कम होगा। चलिए p की बात, d की बात करें, d अंदर है पेनल्टीमेट सेल में, तो इससे इलेक्ट्रॉन निकालना कठिन। क्यों? क्योंकि एक तो न्यूक्लियस से करीब हो गया तो इसका अट्रैक्शन बढ़ गया, तो इसका पेनिट्रेशन ज्यादा होगा, यानी इससे इलेक्ट्रॉन निकालना कठिन होगा। p में बोले तो एंटी पेनल्टीमेट हो गया, तो और अंदर हो गया, अब और अट्रैक्शन हो गया, और अट्रैक्शन हो गया तो इलेक्ट्रॉन निकालना और कठिन हो गया। s में ये एकदम न्यूक्लियर फोर्स से अटैच्ड है, इससे इलेक्ट्रॉन निकालना सबसे कठिन होगा। यानी आपको ये क्लियर हो गया कि इन चारों सबसेल्स में जो sp,d,f है उसमें s का पेनिट्रेशन सबसे ज्यादा होगा और s से इलेक्ट्रॉन निकालना सबसे कठिन होगा, इसलिए उसका आयनाइजेशन एनर्जी एक्सेप्शनली सबसे ज्यादा होगी, यानी रेगुलर वे में सबसे ज्यादा होगी। यानी पेनिट्रेशन के हिसाब से जो ऑर्डर बनेगा, ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी, वो बोलोगे sp,d,f, s की सबसे ज्यादा होगी और f की सबसे कम होगी। क्लियर बच्चों? अब अगर आपको ये बातें एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गई हैं, तब आप अब ऑर्डर बनाने के बारे में सोचिए, और आप सोचिए कि पीरियोडिक टेबल में अब ग्रुप और पीरियड्स में क्या फर्क पड़ेगा। और इस चीज को ऑर्डर बनाते समय आपको कोशिश ये करनी है कि आप कॉपी पेन लेके बैठिए और साथ में स्केचिंग करिए, जिससे आपको क्लियर हो और दिमाग चले। चलिए अब ऑर्डर की बात है, तो सबसे पहले हम इसकी पीरियोडिसिटी देखें। पीरियोडिसिटी इन पीरियड, पीरियड यानी लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट टू राइट में हमारा लॉजिक है, साइज लगातार घट रहा है, डिक्रीज हो रहा है, कहां तक? अप टू हैलोजन, साइज घट रहा है। यानी इन जनरल प्रैक्टिस हम रनिंग में क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे एज वी मूव लेफ्ट टू राइट इन पीरियड, since the atomic size decreases continuously, therefore the ionization energy or ionization potential of the elements increases regularly or continuously. This is the concept, but this concept is not applicable for each element because some exceptions are also present. क्योंकि जब आप पीरियड में पढ़ते हो तो आप अलग अलग फैमिलीज को टच करते हो, और अलग अलग फैमिली के तो कैरेक्टर अलग अलग होंगे। हमने रूल बनाया कि साइज घटता है, आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी। क्या सब फॉलो करेंगे? नहीं करेंगे, या करेंगे, देखते हैं। यानी हमारा रूल कहता है साइज घट रहा है, आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी। चलिए, तो हम रूल के हिसाब से अगर बढ़ें तो हम कहते हैं पहले हमारे पास एल्कली मेटल है, फिर हमारे पास एल्कलाइन अर्थ मेटल है, फिर हमारे पास बोरॉन फैमिली है, फिर बच्चों हमारे पास कार्बन फैमिली है, फिर नाइट्रोजन फैमिली है, फिर ऑक्सीजन फैमिली है, फिर हैलोजन है, और सबसे अंत में इनर्ट गैस है। चलिए हम इनके बारे में चर्चा करें। बोले यार अगर इन एलिमेंट्स को मैं क्या करूं, रेगुलर रूल के हिसाब से पढ़ूं, तो रेगुलर रूल तो ये कहता है कि साइज घट रहा है, आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी। लेकिन क्या मैं इसको कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से देखूं, तो इसका NS1 है OMAC, इसका NS2 है, ये हाफ फील्ड है, ये फुल फील्ड है। बोरॉन फैमिली का NS2NP1 है, पार्शियल फील्ड है, NS2NP2 है, पार्शियल फील्ड है, NS2NP3 है। ये घंटी बज गई, ये क्या है बच्चों? हाफ फील्ड है, यानी पक्का ये घट्टा कुछ ना कुछ घोटाला होगा यहाँ पे। फिर ऑक्सीजन फैमिली NS2NP4 पार्शियल फील्ड है, NS2NP5 पार्शियल फील्ड है, NS2NP6 ये क्या है बच्चों? फुली फील्ड है। अब रूल कहता है कि लेफ्ट से राइट साइज घटता है, आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी। तो अब देखते हैं। बोले एल्कली मेटल से एल्कलाइन अर्थ मेटल ज्यादा होगा क्या? बोले हाँ, नो डाउट, हाफ फील्ड है, फिर ये फुल फील्ड है, साथ में साइज फैक्टर भी है। लेफ्ट से राइट साइज घटता है, यानी दोनों फैक्टर्स के इसमें फॉलो हो रहे हैं। यानी सबसे कम तो एल्कली मेटल का होगा, देन एल्कलाइन अर्थ मेटल का होगा। अब आगे देखें
क्या एल्कलाइन अर्थ मेटल और बोरॉन फैमिली में किसका ज्यादा होगा बच्चे? क्या बोरॉन फैमिली का ज्यादा होगा? बोले यार ये तो पार्शियल फील्ड है, पार्शियल फील्ड है, और जबकि ये क्या है? हाफ फील्ड है, सॉरी फुल फील्ड है। तो आप बोलोगे कि यार यहाँ पर पहला एक्सेप्शन है, ये पहला एक्सेप्शन आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये पार्शियल फील्ड है और ये फुल फील्ड है, तो इसका ज्यादा होगा और इसका कम होगा, ऐसा तो हो नहीं सकता। यानी पहला एक्सेप्शन ये आएगा, लेकिन इससे बहुत क्वेश्चन बनते नहीं है, फिर भी आपको क्लियर रखना है। यानी इसके बाद बोरॉन फैमिली का नंबर आएगा और बोरॉन फैमिली के बाद नंबर आएगा एल्कलाइन अर्थ मेटल का। चलिए फिर कार्बन फैमिली और नाइट्रोजन फैमिली। तो कार्बन फैमिली और नाइट्रोजन फैमिली में कार्बन फैमिली का आएगा, फिर आना चाहिए किसका? नाइट्रोजन फैमिली का। लेकिन बस यही सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके स्कूल और कंपटीशन के लिए। नाइट्रोजन फैमिली का कॉन्फ़िगरेशन हाफ फील्ड है, जबकि उसके आगे, क्योंकि पीछे वाला एलिमेंट तो एज यूजुअल रेगुलर रूल फॉलो कर रहा है, आगे ऑक्सीजन। तो क्या नाइट्रोजन फैमिली से ऑक्सीजन फैमिली का ज्यादा होगा? तो आप बोलोगे यार ऑक्सीजन फैमिली तो पार्शियल फील्ड है, जबकि नाइट्रोजन फैमिली हाफ फील्ड है। हाफ फील्ड मोर स्टेबल होता है, जो मोर स्टेबल होता है उसका कम तो होगा नहीं, उसका तो ज्यादा होगा। इसका मतलब मैं क्या करूंगा? मैं बोलूंगा ये नाइट्रोजन फैमिली आगे जाएगा, ऑक्सीजन फैमिली पीछे जाएगा। यानी यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चेंज आएगा और आप बोलोगे ऑक्सीजन फैमिली कम, नाइट्रोजन फैमिली ज्यादा। ये ट्रेडमार्क क्वेश्चन है आपको राइटिंग के लिए, इवन कंडीशंस के लिए भी सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। क्लियर बच्चों? अब आपसे कोई बोले कि व्हाई आयनेशन एनर्जी ऑफ नाइट्रोजन इज हायर देन ऑक्सीजन, तो आप बोलोगे बिकॉज इट हैव हाफ फील्ड OMeC, हाफ फील्ड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन के कारण नाइट्रोजन का आयनेशन एनर्जी ऑक्सीजन से ज्यादा है, या नाइट्रोजन फैमिली का ऑक्सीजन फैमिली से ज्यादा है। इसके बाद कौन होगा बच्चों? इसके बाद हैलोजन होगा। हैलोजन सबसे छोटा है साइज में, तो उसका अट्रैक्शन सबसे ज्यादा होगा, और जब अट्रैक्शन सबसे ज्यादा होगा तो स्वाभाविक बात है कि उससे इलेक्ट्रॉन निकालना कठिन होगा। फिर इसके बाद इनर्ट गैस तो रेगुलर ऑर्डर के हिसाब से भी है और अंत में फुल फील्ड भी है, तो इनर्ट गैस का सबसे ज्यादा होगा। यानी इन अ पीरियड एज वी मूव लेफ्ट टू राइट size decreases, therefore ionization energy increases, but some elements like alkaline earth metal which have full field configuration and nitrogen family which have half field configuration, so exceptional value of ionization energy. The ionization energy of nitrogen family become more than the oxygen family, therefore in order nitrogen family become ahead from the oxygen family. ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। इनर्ट गैस का हाईएस्ट होता है, तो हाईएस्ट आयनेशन एनर्जी इन अ पीरियड इज फॉर इनर्ट गैस, लोएस्ट आयनेशन एनर्जी इन अ पीरियड फॉर एल्कली मेटल। यानी एल्कली मेटल से आप इलेक्ट्रॉन बहुत इजीली निकाल सकते हो, बट इनर्ट गैस जो कि फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन है उससे इलेक्ट्रॉन निकालना इजी नहीं होगा, मोस्ट डिफिकल्ट वर्क होगा। क्लियर बच्चों? तो ये आप अगर ऑर्डर दिमाग में आ गया तो समझो आपको सब कुछ क्लियर है, कोई टेंशन नहीं है। और ये ऑर्डर में आपको सबसे ज़्यादा कंसंट्रेट होना है ऑक्सीजन नाइट्रोजन कंपेयर करने के लिए। इनर्ट गैस का हाईएस्ट क्यों है ये इंडिविजुअल क्वेश्चन होगा, और हैलोजन जो कि सबसे छोटा है और उसका आयनेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा है। तो अब ये तो आपको क्लियर हो गया कि इन अ पीरियड ये चेंजेस आते हैं। यानी अगर आप इन चेंजेस के आधार पे एलिमेंट्स का अरेंजमेंट देखोगे तो लेट मान लो अगर मैं कहूँ n इज इक्वल टू फर्स्ट पीरियड, तो हाइड्रोजन और हीलियम दो ही एलिमेंट है, हीलियम ज्यादा हाइड्रोजन कम। n इज इक्वल टू 2, तो आप बोलोगे लिथियम, लिथियम से ज्यादा बोरॉन, से ज्यादा बेरिलियम, बेरिलियम से ज्यादा कार्बन, से ज्यादा ऑक्सीजन, से ज्यादा नाइट्रोजन, से ज्यादा फ्लोरीन, से ज्यादा नियोन। यहाँ पे एक्सेप्शन कहाँ पे आया? ये आया और ये आया। अगर थर्ड पीरियड बोलोगे तो सोडियम, सोडियम से ज्यादा एल्युमिनियम, से ज्यादा मैग्नीशियम, से ज्यादा सिलिकॉन, सिलिकॉन से ज्यादा कौन? सल्फर, फास्फोरस, क्लोरीन एंड ऑर्गन, और ऐसे आप नीचे आगे बढ़ते जाओ। तो आपको ये क्लियर हो गया कि भाई जो पीरियड है उसमें ये ऑर्डर आएगा। सो अब आप यही चीज आप फॉलो करते हैं कि कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, बस थ्योरी क्लियर होनी चाहिए आपकी।
अब यही चीज आप कोशिश करिए कि ग्रुप में क्या होगा। तो बच्चों थोड़ा सा याद करो, जब हम साइज पढ़ते हैं तो क्या कोई एक्सेप्शन हमको ग्रुप में मिलता था? बोले यार कोई भी एक्सेप्शन नहीं होता। जब हम ग्रुप में आयन साइज पढ़ते हैं तो साइज का कोई लोचन नहीं, कोई टेंशन नहीं है, सीधा ऊपर से नीचे जाने पर साइज कंटिन्यूसली इंक्रीज होता है। तो बस आप यही यहाँ पे लगाओगे कि जब हम ग्रुप में ऊपर से नीचे पढ़ते हैं तो एज वी मूव डाउन इन अ ग्रुप atomic size increases continuously, therefore ionization energy decreases continuously, यानी there is no any exception in group. ग्रुप में जैसे जैसे हम नीचे बढ़ेंगे साइज लगातार बढ़ता जाएगा, आयोनाइजेशन एनर्जी लगातार घटती जाएगी एंड देयर इज नो एनी एक्सेप्शन। यानी आपको क्लियर हो गया कि अगर एल्कली मेटल्स की बात करूं तो आप बोलोगे लिथियम, उसके नीचे कौन होता है? सोडियम। सोडियम के नीचे कौन होता है बच्चों? पोटेशियम के नीचे रुबिडियम, रुबिडियम के नीचे सीजियम, फिर होता है फ्रांसियम। फ्रांसियम इज रेडियो एक्टिविटी, शो करता है रेडियो एक्टिव है, इसलिए उसको हम पीरियोडिसिटी में शामिल नहीं करते। यानी ऊपर से नीचे साइज लगातार बढ़ रहा है तो आयोनाइजेशन एनर्जी लगातार घट रहा है। तो घट रहा है तो आप बोलोगे इसका मतलब ये ऑर्डर नहीं होगा। क्या ऑर्डर होगा बच्चों? बोलोगे लिथियम का सबसे ज्यादा, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सबसे कम किसका? सीजियम। यानी अब आपसे कहे कि यार इन चारों पांचों एलिमेंट में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकालने की टेंडेंसी किसमें है? बोले सीजियम में। तो सीजियम का यूज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हो सकता है क्या? हाँ यार, उसका तो आयनाइजेशन एनर्जी बहुत कम है, यानी थोड़ी सी एनर्जी में इलेक्ट्रॉन निकाल सकता है। सिमिलरली अगर आप अल्कलाइन अर्थ मेटल में बोलोगे तो बेरिलियम ऊपर से नीचे घट रहा है, मैग्नीशियम, फिर कैल्शियम, फिर स्ट्रोंशियम, फिर बेरियम और ऐसी बाकी फैमिली में भी आप बोलोगे। हेलोजन में बोलोगे तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ऊपर से नीचे घट रहा है, यानी आयोनाइजेशन एनर्जी of fluorine is much higher than the chlorine, bromine and iodine. तो ओवरऑल ग्रुप में और पीरियड दोनों में आपको क्लियर हो गया कि यार मेरा साइज फैक्टर मैं ऐसे एक्सप्लेन करूंगा। तो ये पीरियोडिसिटी अगर आप समझ गए तो आप इससे बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हो बच्चों, और बहुत ज्यादा क्वेश्चन आएंगे। अब आपको जब ये कंसेप्ट क्लियर हो जाता है तो आप इसमें बहुत सारे ऑर्डर बना सकते हो। हाँ, प्राइमरीली आपको पीरियोडिक टेबल तो याद होनी चाहिए, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक तो एटलीस्ट अगर वो बनता है तो फिर आप इसका बहुत ज़्यादा यूटिलाइजेशन कर सकते हो। इसी से आप कंसेप्ट डेवलप कर सकते हो एसिडिटी और बेसिसिटी में भी। कि आप बोलोगे कि यार जनरल प्रैक्टिस में इलेक्ट्रॉन निकालने की टेंडेंसी क्या बताती है? बेसिक नेचर को बताती है। तो आप बोल सकते हो कि यार जब लेफ्ट से राइट क्या होता है? आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ रही है, यानी इलेक्ट्रॉन निकालने का जो इलेक्ट्रॉन निकालने की जो टेंडेंसी है वो घट रही है। यानी जो लेफ्ट से राइट है वो एसिडिक कैरेक्टर बढ़ रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकालने की जो जनरल टेंडेंसी है वो